friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. इट मीन्स कि प्रतिभूति लेने के लिए निर्देश दे नहीं सकती. अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वारंट के द्वारा तो उसको क्या है सिक्योरिटी देके क्या है उसे छोड़े जाने की क्या शक्ति है. एनी कोर्ट issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by the endorsement on the warrant that if such person execute a bond with sufficient security for his attendance before the court at a specific time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody. इट मीन्स कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर यह लिखते हुए अपने विवेक के अनुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जो समय दिया गया है उस समय पर क्या है कोर्ट में उपस्थित होगा और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं कर दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित करेगा, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निष्पादित किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति की अपेक्षा से छोड़ देगा. यानी कि अगर किसी को क्या है सिक्योरिटी पे या बॉन्ड पे छोड़ा जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उस व्यक्ति को जब भी कोर्ट या पुलिस बुलाती है तो उसे समय समय पर उनके सामने उपस्थित होना पड़ता है. नेक्स्ट आते हैं कि द एंडोर्समेंट शैल स्टेट the number of securities, the amount in which they and the person for whose arrest the warrant issued are the independently bound. Next है कि the time at which he is to attend before the court. यानी कि प्रश्नांकन में निम्नलिखित बातें लिखनी होगी. प्रतिभुओं की संख्या कितनी है, वह रकम जिसके लिए प्रतिभू या वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है अवरुद्ध होना है. नेक्स्ट है कि वह समय पर जिस समय पर जो कोर्ट है वो बुलाएगी न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है. इस तरह के क्या है बातें उसमें लिखनी होगी. नेक्स्ट आता है कि whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है सिक्योरिटी ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निष्पादित दिया जाता है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा. तो ये बताया गया है सेक्शन 71 में कि कोर्ट क्या है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी लेके उसे छोड़ दिया जाए, वो कोर्ट निर्देश कर सकती है. तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो के लिए और आप मेरी अदर वीडियोस या सेक्शंस देखना चाहते हैं सीआरपीसी के तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. So friend, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करते हैं सेक्शन 72 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि बात करता है वारंट टू हुम डायरेक्टेड, यानी कि जो वारंट है किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा. तो इसमें लिखा है कि ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन एंड मोर पुलिस ऑफिसर्स, but the court issuing such a warrant may, if it immediate execution of the necessary and no police officer is immediately available, direct it to be any other person or persons and such person and persons shall execute the same. It means कि किसी गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निष्पादित किया जा सकता है दिया जा सकता है, किंतु यदि वारंट का तुरंत निष्पादन करना है उसे तुरंत अप्लाई करना है तो कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को उसे क्या है निष्पादित करने के लिए कह सकता है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसका निष्पादन किया जाएगा. नेक्स्ट आते हैं कि व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर एंड पर्सन्स देन वन, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल एंड बाय एनी वन और मोर ऑफ देम. इट मीन्स कि जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निष्पादित किया जाता है या तब उसका निष्पादन उस सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है. कोई एक भी कर सकता है उसका निष्पादन या जो सब मिलकर कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है परिस्थितियों पे. तो फ्रेंड
ये बताया गया है सेक्शन 72 में कि वारंट जो कोर्ट के द्वारा दिए जाएंगे वो किसको डायरेक्ट होंगे, किसको उसको निष्पादन के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और मेरे चैनल पे जाके CRPC की जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट लॉ है उनकी भी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। Thank you for watching this video. Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 73 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है वारंट में बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन। इट मीन्स कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित की जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मेरी जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश बोथ में होगी। तो द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और Magistrate of the first class may direct a warrant of any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offence and in evading arrest. It means कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट निकल भागे सिद्ध दोष घोषित अपराधी को, या जो अपराधी क्या है अपनी जो कस्टडी से भाग जाता है उसको कहते हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर कहते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है, जिसकी जमानत नहीं हो सकती, ऐसा अपराध किया है, उसका अभियुक्त है, उसका आरोपी है और गिरफ्तारी से बच रहा है या गिरफ्तार होने से अपने को बचा रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकेगी। नेक्स्ट आते हैं कि सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग इन द रिसीप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन द हुज अरेस्ट इट वाज इश्यूड इन एंटर ऑन एंड लैंड ऑन अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। इट मीन्स कि ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भारसाधक के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह वारंट द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा, उस पर क्या है वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट रखते हैं कि व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued in arrest he shall be made over within the warrant to be nearest police officer who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा और यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाया जाएगा। तो ये बताया गया है सेक्शन 71 में कि जो वारंट का जो है किस व्यक्ति पे वारंट का निष्पादन हो सकता है। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 74 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। इट मीन्स कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन जो एग्जीक्यूशन है किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रस्थांकित किया गया है, लिखा गया है, जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है या उसे बताया गया है कि आपने इस जो वारंट है इसका निष्पादन करना है। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer of whom it is directed or endorsed। तो ये बताया गया सेक्शन 74 में अगर किसी अदर पुलिस वाले को भी क्या है जो वारंट है उसका एग्जीक्यूशन करना है तो अगर जो अधिकारी है उसने अगर नाम लिख दिया है उसका तो वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट को। तो फ्रेंड ये बताया गया सेक्शन 74। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसके अदर सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 75 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। इट मीन्स कि वारंट की साल की सूचना देना। जब हम देखते हैं मूवीज वगैरह में अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो व्यक्ति कहता है आप वारंट दिखाइए, मेरे खिलाफ क्या वारंट है। तो ये इस सेक्शन में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी को क्या है जो वह वारंट है उसको दिखाएगा या उसका जो क्या उसके अंदर लिखा हुआ है वो बताएगा।
तो फ्रेंड्स ये बताता है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ द अरेस्ट सेल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ द पर्सन ऑफ टू बी अरेस्ट एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। इट मीन्स कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का क्या है एग्जीक्यूशन कर रहा है, निष्पादन कर रहा है, और उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा कि उस वारंट में क्या लिखा गया है उसके खिलाफ। और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो कि अगर वह व्यक्ति कहता है जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है कि आप वारंट दिखाइए, या उसके घर वाले कहते हैं, तो क्या है वह वारंट को उस व्यक्ति को भी दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये बताया गया सेक्शन 75। ऐसे ही प्लेलिस्ट ऐसे ही सेक्शंस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप गो टू माई प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं सेक्शन 76 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। इट मीन्स कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब यानी कि बिना विलंब के कोर्ट में लाया जाना। तो इसमें कहता है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट सेल subject to be provision of section 71 act to security without unnecessary delay during the person arrested before the court before which is required by law to proceed such person। It means कि पुलिस अधिकारी का अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 की प्रतिबंधित संबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एग्जीक्यूट 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। यानी कि परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। तो सेक्शन 76 में भी बताया गया है कि जो 24 आवर्स है उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और सेक्शन 57 भी कहता है कि 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे से अधिक पुलिस नहीं रख सकती, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये दोनों सेक्शन यही कहते हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सारे सेक्शन देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 77 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूट। इट मीन्स कि जो वारंट है वो कहाँ निष्पादित यानी कि इसको कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 77 बताता है, अगर आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं CRPC की या अदर यानी कि CPC की या इंडियन पेनल कोड की, तो आप क्या है आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 77 कहता है कि ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। यानी कि गिरफ्तारी का जो वारंट कोर्ट के द्वारा निकाला गया है तो वह भारत के किसी भी स्थान में क्या है निष्पादित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति फरार हो गया है, कहीं हो चला गया है, कहीं और छुप के रह रहा है, तो उस केस में जो वारंट इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा वो ऑल ओवर इंडिया में क्या है अप्लाई होगा और व्यक्ति को कहीं से भी पकड़ के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 78 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। इट मीन्स कि अधिकारिता के बाहर क्या है कोर्ट के द्वारा किसी जो वारंट का है उसे क्या है निष्पादन किया जाना है, उसको एग्जीक्यूट किया जाना है, तो क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सेक्शन 78 बताता है कि जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब न्यायालय ऐसे वारंट उसकी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निरस्त करने की बजाय उसे डाक द्वारा या
अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता के अंदर या स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन करने वाला न्यायालय है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम प्रस्थापित करेगा यानी कि लिखेगा, और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व बंधित रीति से किया जाएगा। ये बताएगा 78 में, when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may instance of directing the warrant to the police officer within its jurisdiction, forward it by post and otherwise to any executive magistrate and district superintendent of police and commissioner of police within the local limit of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate and district superintendent or commissioner shall endorse his name thereon, and if particulars cause it is to be executed in the manner therein before provided। नेक्स्ट कहते हैं कि जो उपधारा 1 है सेक्शन 78 की जो सब सेक्शन 1 है वो के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार, ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को और यह विनिश्चित करने के लिए कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। यानी कि ये भी लिखेगा, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be guaranteed to the person, कि अगर उसकी बेल जो है गारंटेड की जानी चाहिए नहीं की जानी है, इन आधारों को भी लिख के भेजेगा। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 79 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, इसमें क्या प्रोसीजर होगा कि जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के मामूली तौर पर यानी कि लिखने के मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी से निम्न की पंक्ति के क्या है पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। या when a warrant directed to the police officer to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or the police officer not below the rank of an officer in charge of the police station within the local limit of whose jurisdiction the warrant to is the executed। नेक्स्ट है कि ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम लिखेगा, प्रस्थांकित करना यानी कि लिखना, और ऐसा जो प्रस्थांकन उस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसको निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार है, अधिकार है, और स्थानीय पुलिस यदि उससे अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकार की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता भी करेगी। यानी कि सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयरऑन एंड such endorsement shall be sufficient authority of the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist shall officer in execute such warrant। यानी कि वो असिस्ट भी करेगी अगर जरूरत है तो। नेक्स्ट है कि जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, एग्जीक्यूशन किया जाना है, यह लिखकर कि प्राप्त करने के होने के विलंब से ऐसा निष्पादन ना हो पाएगा, और तब वह पुलिस अधिकारी उसे निर्दिष्ट किया गया है जिसे वारंट
उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसकी उसे जारी किया गया स्थानीय अधिकारिता के परि किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांक के बिना कर सकता है। जैसे कि whenever there is reason to believe that the delay occasional by the obtain the endorsement of the magistrate or police officer within who local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without same endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the courts which issued it। यानी कि जो वारंट है उसका क्या है, निष्पादन किया जा सकता है। तो ये बताया गया है सेक्शन 79 में कि अधिकारिता के बाहर क्या है, पुलिस अधिकारी क्या है, किस तरीके से अगर जिसे निष्पादन के लिए कहा गया है, एग्जीक्यूशन के लिए कहा गया है वारंट का, तो वो कैसे क्या प्रोसीजर अपनाएगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इश्यूड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। मेरी ये वीडियो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दिशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसमें वह वारंट जारी किया गया है गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की सीमाएं स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन क्या है प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। इट मीन्स कि व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट in which it is issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant in within 30 km of the place of arrest or is in the near, then the executive magistrate or district superintendent of police and commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71 be taken before such magistrate और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर। तो फ्रेंड ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तार होने पर क्या प्रोसीजर होगा, कि वह क्या है जो 30 किलोमीटर है उसमें क्या है उसको क्या कहते हैं, व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है वहाँ पे जो भी निकटतम व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके समक्ष पेश किया जाएगा। तो फ्रेंड इफ यू लाइक माई वीडियो please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. So friends, welcome back to my channel. If you are new viewer please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 81 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom such a person arrested in brought, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया कि वह मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर अपनाएगा जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया व्यक्ति लाया जाता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस सेल इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इश्यूड द वारंट डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी ऑफ सच कोर्ट। इट मीन्स कि यदि गिरफ्तार किया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, जो वारंट जिसने कोर्ट ने इशू किया है वही व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल और सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल टू द satisfaction of such magistrate, district superintendent or commissioner, or the direction has been endorsed under section 71 on the warrant and such person is ready and willing to be give the security required by such direction, the magistrate, district superintendent of commissioner shall take such various security as the case may be and forward the bond to the court within issued the warrant। यानी कि वह व्यक्ति अगर वो बेल लेने को राजी है तो वो क्या है
जो भी लिया गया है उसके द्वारा वह बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा, या सिक्योरिटी जो है उस न्यायालय को भेज देगा जिसने कि वारंट इशू किया था। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज टू नॉन अवेलेबल 1 it shall be lawful for the chief judicial magistrate subject to the provision of section 437 or the session judge of the district in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to in subsection 2 of section 78 to release such person on bail. It means कि परंतु यह कि और यदि अपराधी अजमानती है तो धारा 437 के बंदों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए और उस जिले में जिसकी गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 के उपधारा 1 के निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधि पूर्वक होगा तो क्या कर सकता है, वो छोड़ सकता है। नेक्स्ट है कि नॉट नथिंग in its section shall be deemed to the prevent the police officer for making security under section 71। इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। तो फ्रेंड ये बताया गया है सेक्शन 81 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। Thank you for watching this. Friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 82 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और चैप्टर 6C यानी कि CRPC का, जो कि बताता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इसमें उद्घोषणा और कुर्की के बारे में ये सेक्शन चैप्टर 6C बताता है। तो आज इसकी फर्स्ट सेक्शन बात करते हैं। सेक्शन 82 से स्टार्ट है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में या विनिर्दिष्ट समय में जो कोर्ट द्वारा कहा जाए, जो उस उद्घोषणा जो प्रोक्लेम ऑफेंडर के लिए उद्घोषणा की गई है कि प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का नहीं होगा, हाजिर हो। यानी किसी व्यक्ति को यह है कि वह फरार हो गया है, छुप रहा है, और उस केस में क्या है, कोर्ट क्या है, एक घोषणा करती है कि वह व्यक्ति इस दिन को, इस तारीख को क्या है, कोर्ट में हाजिर हो, तो वह 30 दिन तक की से ज़्यादा की नहीं होगी, वो जो घोषणा की जा रही है। नेक्स्ट है कि जो घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी कि एक है कि वह उस नगर या ग्राम में, जिस शहर में वो रह रहा है, जिसके ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सदस्य स्थान पर जहाँ की हर कोई आमतौर पर देख ले, ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, वहाँ पे ऐसे क्या पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट है कि वह उस गृह या वास स्थान के यानी कि उस घर में, उस शहर में रह रहा है जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है और किसी सदस्य भाग पर या उस जो शहर है उसके किसी सदस्य स्थान पर जहाँ के लोगों को नॉर्मली दिखाई दे, वहाँ पर चिपका दी जाएगी, या उसकी एक प्रति उस सदन या न्यायालय के सदस्य भाग पर लगाई जाएगी, या जिस घर में वह रहता है उसके मुख्य द्वार पर क्या है वो लगाई जाएगी, जो उसकी प्रति है कि इस तरीके से फरार व्यक्ति के लिए ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि यदि न्यायालय ठीक समझता है कि वह निर्देश दे भी सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में प्रचलित कोई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित की जाए, जहाँ कोई न्यूज़पेपर चलता है उसमें क्या है उसको मामूली तौर पर यह क्या है वह जहाँ निवास करता है वहाँ पे भी ये क्या है उद्घोषणा की जा सकती है, छपवाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा निर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित की गई है, इस बात का निश्चायक साक्षी होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उस उद्घोषणा उस दिन को प्रकाशित कर दी गई है कि जो घोषणा की गई थी उसको क्या है सार्वजनिक रूप से बता दिया गया है
कि ये जो है घोषणा हुई है और उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं आता है। तो नेक्स्ट आता है कि जहां धारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364 या 367, धारा 382, धारा 392, 393, 394, 395, 96, 397, 398, 399 या 400, 402, 436, 449 या 459 एंड 460 के अधीन दंडनीय अपराधों के अभियुक्त के व्यक्ति के संबंध में है, तो ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान या समय में उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे ऐसे उद्घोषित अपराधी को प्रोक्लेम ऑफेंडर को प्रकट कर सकेगा और उस प्रकार की घोषणा कर सकेगा। नेक्स्ट है कि उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। तो ये सारा कुछ बताया गया है कि जो अपराधी उद्घोषित किया गया है उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर की घोषणा की गई है, तो कोर्ट क्या कर सकती है। तो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 83 जो कि बात करता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इस मीन्स कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की और उसकी संपत्ति को बेचना। इट मीन्स कि सेक्शन 83 प्रोविजन करता है कि किसी फरार व्यक्ति को अगर कोर्ट द्वारा प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यदि वह फरार अपराधी वह व्यक्ति कोर्ट द्वारा बताए समय पर वापस नहीं आता है या पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तब उस कंडीशन में उस फरार व्यक्ति को की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने या नीलाम करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जाता है। परंतु कोर्ट को यह सूचना मिलती है कि जो व्यक्ति फरार है वह अपनी संपत्ति या उसके किसी पार्ट को कहीं खर्च करने वाला है या बेचने वाला है, या यदि अपनी प्रॉपर्टी को न्यायालय के अधिकार से बाहर हटाने वाला है, तो कोर्ट तुरंत ही उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का या नीलामी का आदेश दे सकती है। तो इस सेक्शन में बताया गया है दी कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमिनेशन अंडर सेक्शन 82 में द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटन at any time after the issuing the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable, or both belonging to the proclaimed person, provided that where at the time of the issuing the proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person is relation to whom the proclamation is to be issued, it about to dispose of the whole or any part of his property, or is about to remove the whole and any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment supplementary which इन इश्यू द प्रोक्लेमिनेशन। यानी कि तुरंत ही क्या है, अगर लगता है कि प्रॉपर्टी हटाने वाला है या बेचने वाला है, तो उस केस में तुरंत ही आदेश दे देगी कि आप क्या है उसकी संपत्ति को कुर्क कर दीजिए। नेक्स्ट है कि जो ऐसा आदेश उस न्यायालय में जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की जो है प्राधिकृत करता है कि उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रस्थांकित कर दिया जाए, यानी कि लिख दिया जाए कि इसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, या यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो उस धारा के अधीन कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, यानी कि सीज कर दी जाएगी। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी भी ऐसी संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। बाय एन ऑर्डर इन रिटन
prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one of his behalf। और इस रीति से भी सब या किन्हीं दो में से की जाएगी जो न्यायालय ठीक समझे, जो न्यायालय को थिंक फिट लगता है, न्यायालय को सही लगता है, तो इन दोनों जो रीतियां हैं इनमें से कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दिशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य दशाओं में कब्जा लेकर की जाएगी या रिसीवर को नियुक्त करके की जाएगी, या जो व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति है, प्रॉब्लम ऑफेंडर है, को या उसके निमित्त किसी भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, या इस रीति से में से सब या किन्हीं दो में से की जा सकती है जो न्यायालय थिंक फिट समझे, सही समझे। नेक्स्ट आते हैं कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीव धन है या विनश्वर है, प्रकृति की है, तो यदि न्यायालय को सही लगता है, उचित लगता है, तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। यानी कि जो चीज़ खराब होने वाली है, ज़्यादा समय तक नहीं रखी जा सकती, तो उसकी संपत्ति का विक्रय की क्या है तुरंत ऑर्डर कर सकता है, और ऐसी दशा में विक्रय के जो आपको जो मिलेगा न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे। नेक्स्ट है कि इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रोसीजर कोड में होते हैं रिसीवर के। तो ये बताया गया है सेक्शन 83 की फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की किस किस तरीके से की जा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से भागता है, बचता है, और जब कोर्ट के बुलाने पर भी अगर वह उपस्थित नहीं होता है कोर्ट में, तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी को क्या है अटैचमेंट कर लिया जाता है, कुर्क कर दिया जाता है, नीलामी कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज हम बात करेंगे सेक्शन 84 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट। इट मीन्स कि कुर्की के बारे में, आदेश और आपत्तियों के बारे में, कि कोई व्यक्ति जो कुर्क की गई है कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी, तो उसका पे अपना दावा कर सकता है और उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि उसकी संपत्ति में उसका भी हक है, तो उसकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाए या उसको उसका हक रखा जाए। तो ये बात करते हैं सेक्शन 84 की यदि धारा 83 के अधीन जो कुर्क की गई संपत्ति के बारे में इस कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर कोई व्यक्ति 6 मंथ के अंदर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है, उस व्यक्ति का कोई हित है जो आपत्ति करता है कि जो प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है उसमें उसका हित है, और ऐसा हित सेक्शन 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, तो उस दावे और आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागता मंजूर, यानी कि उसे फुल यानी कि या हाफ तरीके से मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। परंतु इस जो सबसेक्शन है द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को जो है उस पर यह अधिकार चालू रहता है। यानी कि इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimed and objector has a interest of such property and that such interest is not liable to attachment under section 83. The claim and objection shall be inquired into and may be allowed and disallowed in whole and in part. यानी कि उसको पूर्ण रूप से या हाफ क्या है
हाफ रूप से क्या है उसको नामंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of the claimant or objector, in be continued by his legal representative. नेक्स्ट है कि जो सबसेक्शन 1 है के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 के सबसेक्शन 2 के अधीन पाठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्क की गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim and objection in the respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 or section 83 in the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made, तो उसमें क्या है क्लेम किया जा सकता है जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में जिसके अधिकारता में वह प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है। एवरी सच क्लेम एंड ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड, परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटाने के लिए अपने अधिदेश मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है। Provided that if it is preferred or made in the court of the chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him. Next कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को सबसेक्शन 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्ण रूप से या भागता रूप से पार्टली रूप से क्या है नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है जिसकी कुर्की की गई है उस पर करता है, बात संसिद्ध कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे बात के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चय होगा। इट मीन्स कि एनी पर्सन whose claim and objection has been disallowed in whole and in part by an order under subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit is establish the right which he claim in respect of property in dispute, what subject to be result of such suit if any the order shall be conclusive। तो ये बताया गया है सेक्शन 84 में कि अगर किसी व्यक्ति को जो उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की गई है सेक्शन 83 के तहत, तो क्या है वो अपनी आपत्ति रख सकता है या दावा कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उस पर उसका हक है, तो कोर्ट उसमें क्या है जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी और जो भी रिजल्ट होगा वह देगी। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 85 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। कुर्की की गई यानी कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी कुर्की जो की गई है उसको निर्मुक्त करना, इसको रिलीज कर देना, विक्रय करना या वापस करना। तो इस सेक्शन में बताया गया है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। इट मीन्स कि यदि घोषित व्यक्ति जो फरार व्यक्ति है, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है,
उद्घोषणा यानी कि जब से जो है कोर्ट ने कहा है कि आप इस समय पे उपस्थित हों, उसके अंदर हाजिर हो जाता है, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त का आदेश देगा, यानी कि संपत्ति को रिलीज कर देगा, प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है कि इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट shall be at the disposal of the state government, but it shall be not sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment, and until any claim, preferred or objection made under section 84 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural decay. The court considered that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it think fit. It means कि यदि जो फरार अपराधी है, उद्घोषित व्यक्ति है, जो उसको घोषणा की गई है कोर्ट के द्वारा कि इस समय पे उपस्थित हो, उस समय में हाजिर नहीं होता है, तो जो संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति है राज्य सरकार को क्या दे दी जाएगी, और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 महीने का जो 6 महीने पूरे होने के बाद क्या है कर दिया जाएगा। और या धारा 84 के अधीन कोई ऑब्जेक्शन आया है, कोई आपत्ति आई है, तो उस केस में इस सेक्शन के अधीन निपटारा हो जाने पर किया जा सकता है। किंतु यदि वह शीघ्र यानी कि जल्द ही क्या है ख़त्म होने वाली प्रॉपर्टी है, क्षयशील प्रॉपर्टी है, या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए है, जिस प्रॉपर्टी का मालिक है उसके फायदे के लिए है, तो उन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब ठीक समझे उसका विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति सब सेक्शन 2 के अधीन राज्य सरकार को दे दी गई है, या उस न्यायालय के समक्ष जिसने आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ लिया जाता है, और वह न्यायालय को यह साबित कर देता है कि जो वारंट का निष्पादन के बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छुपा था, और यह कि उसे जो प्रोक्लेम ऑफेंडर की जो घोषणा थी वो उसकी सूचना नहीं मिली थी, जिससे वह उस समय पर हाजिर नहीं हो सका, तो ऐसी संपत्ति का या यदि वह विक्रय कर दी गई है, तो विक्रय के जो उसे पैसे मिले हैं, शुद्ध आगम मिले हैं, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है, तो ऐसे विक्रय के जो रुपीस मिले हैं, शुद्ध आगम मिले हैं, या जो अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम जो है, ये सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे प्रदत्त की दी जाएगी। जो कोर्ट के द्वारा जो खर्चे हुए हैं उसको लेकर, तो उसको काट के क्या है जो प्रॉपर्टी है वो उसे वापस कर दी जाएगी, या जो पैसे हैं उसे वापस कर दिए जाएंगे। ये बताया गया सेक्शन 85 में, इफ़ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एनी पर्सन whose property is on his being be disposal of state government under subsection 2 appears voluntary or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and power proves to the satisfaction of such court that he did not escort and conceal himself from the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attach within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds to the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceed of the sale, and reduce the property sale after specifying therefrom all costs incurred in consecutive of the attachment and delivered to him, यानी कि उसको दे दी जाएगी जो भी अगर उसके खर्चे हैं काट के। तो फ्रेंड ये बताया गया सेक्शन 85 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।